सोच करके देखिए, अगर एक एक जर्रे से और एक एक कतरे से अगर बारूद की गंध आने लगे तो आप क्या कहेंगे। बारूद की एक ऐसी गंध जो किसी की जिद का नतीजा है। हालांकि कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। 9 दिन हो चले हैं, पुतिन अभी तक यूक्रेन पर पूरा कब्जा नहीं जमा पाए हैं, लेकिन शहर शहर कितना कहर बरपा है हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशियन फौज का कब्जा हो गया है तो इसके मायने क्या समझे जाएं। हालांकि यूक्रेन इस तरह से बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पावर प्लांट पर कब्जे के बाद और बड़ा हमला आगे चल करके रूस करने वाला है, लेकिन क्या ऐसा होगा? बाइडेन क्या करने वाले हैं, जेलेंस्की क्या करने वाले हैं, नेटो की फौज क्या करने वाली है। और जैसा कि फ्रांस के प्रमुख ने, इस बीच बड़ी खबर, युद्ध का सायरन बज गया है रशिया यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की महाविस्फोटक ब्रेकिंग आ गई है और महाविस्फोटक ब्रेकिंग में रशिया की सरजमी से खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में कई लोगों की जान गई है। 16 घंटे के बाद एक बार फिर से अटैक होने लगा है। इधर देखिए ब्रेकिंग, और यहां पर आप देख सकते हैं धुएं का उठा गुबार, यानी 16 घंटे के बाद कीव पर एक बार फिर से हो गया है अटैक। एक ऐसा अटैक जिसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि यूएस एयरलाइंस कंपनी AIRBNB ने रशिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की महाविस्फोटक ब्रेकिंग है। यहां पर आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं और यहां पर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक एक बड़ा धमाका हुआ है। 16 घंटे से कीव पर धमाके बंद थे, लेकिन 16 घंटे के बाद एक बार फिर से कीव पर अटैक बहुत ज्यादा तेज हो चला है। इन तस्वीरों के जरिए एक एक करके आप देखें और समझें। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रशियन सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं यूएस एयरलाइंस ने रशिया में अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं उन्हें बंद कर दिया है। ये सबकी बड़ी खबर है। अब आपको हम पूरी एक बार तस्वीर अगर आप देखेंगे, तस्वीर के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि अभी फिलहाल कीव में क्या चल रहा है। ये धुएं का उठता गुबार है, नीचे आग का गोला, और आग का गोला यानी मिसाइल अटैक है। आसपास जो है रेजिडेंशियल कॉलोनी आपको नजर आ रही है और कई मीटर ऊपर तक ये आग का गोला और धुएं का गुबार इसी तरीके का नजर आ रहा है। कीव, खार्किव, हर जगह कुछ ऐसा ही हुआ है। जो अलग अलग तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। टीम PCR बहुत तेजी के साथ में, अगर आप यहां से विजुअल्स चेंज करेंगे, तस्वीरें चेंज करेंगे तो हम अच्छा विजुअल डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं। अगली तस्वीर, और साथ ही साथ आपको हम ये दिखाते हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है ना कि कभी भी परमाणु अटैक हो सकता है। अगर परमाणु हमला हुआ तो फिर कितना बड़ा, ये दूसरी तस्वीर है खार्किव के डेनिलोवा में रशियन सेना ने कितना बड़ा हमला किया है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो खार्किव का इलाका है, यहां पर कई गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, और यहां पर भोर में हमला किया गया है। खार्किव का जो डेनिलोवा इलाका है, यहां पर यूक्रेन के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर यूक्रेन की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। और अब परमाणु हमला अगर किया जाता है, क्योंकि अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रशिया के राष्ट्रपति ने डाला हुआ है अपनी परमाणु फौज को, तो फिर परमाणु हमला कितना खतरनाक हो जाएगा आप देखें। और इसका नतीजा होता क्या है, एक एक करके अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। आधे घंटे में 10 करोड़ से ज्यादा मौत हो जाएगी अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो। 18,000 साल पीछे चली जाएगी दुनिया, और उसके बाद फिर दुनिया के लिए खतरा बहुत ज्यादा। धरती का तापमान बहुत तेजी के साथ में कम होने लगता है और चंद सेकंड के अंदर किसी को पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। और 10% जो दुनिया भर की जगह है वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी नहीं। परमाणु हमले का खतरा अभी भी बना है। 100 बम अगर एक साथ यूक्रेन पर गिराए जाते हैं तो फिर पूरा क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर हैं? क्या पूर्वी यूक्रेन की तरफ हैं या फिर दक्षिण की तरफ हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर का ज्योग्राफिया क्या है? हम चलते हैं सीधे वॉर रूम में। मेरी सहयोगी रचना बंसल आपको ये बताएंगी कि कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, कितने पावर रिएक्टर हैं, ये कितने सेंसिटिव जोन में हैं, कहां तक रूस की फौज पहुंची है, कितने किलोमीटर की दूरी पर रशियन फौज है। रचना, हमें थोड़ा सा ये समझाएं कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं कीव, खार्किव, चेरनोबिल के आसपास, या फिर जहां पर कब्जा रशिया की फौज ने किया हुआ है, कितनी दूरी पर अभी फिलहाल के लिए फौज है? सीधे चलते हैं रचना के पास में। रचना। राशिदा, सुबह दिन की शुरुआत इसी खबर के साथ हुई है कि ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने जो बॉम्बिंग की, उसके बाद धमाका हुआ, उसके बाद आग लग गई। हमारे सैटेलाइट तस्वीरें हमारे पास हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरें होती हैं तो बहुत ज्यादा दूर से ली जाती हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। और साथ ही हम बताते हैं ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यहाँ पर ये प्लांट है।
सैटेलाइट तस्वीरें जो बता रही हैं, और एक एक करके 6 रिएक्टर्स आपको इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 रिएक्टर्स हैं। अब आप समझिए कि पहले यहां पर धमाका होता है, बॉम्बिंग होती है, पूरे यूरोप में संकट के बादल जब मंडराते हैं। बोरिस जॉनसन ने बात की, जो बाइडेन ने बात की, जेलेंस्की से आश्वासन दिया कि यूएन में आपात बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि यहां पर रूसी सेना का कब्जा हो जाना एक बड़े खतरे की घंटी था। और अभी जो ताजा अपडेट है वो ये कि रूसी सेना ने यहां पर कब्जा कर लिया है। ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। सुबह के बाद में पहले यहां पर बॉम्बिंग हुई, उसके बाद धुआं उठता हुआ दिखा, जो आग का गोला यहां पर दिखाई दिया था। हालांकि तुरंत फायर फाइटर्स पहुंचे, इस नुकसान को, इस तबाही को होने से पहले रोक दिया गया। कुछ लोगों को हल्की चोट की खबर है। आपको रोकना पड़ रहा है फिर से वॉर जोन से। मेरे पास में इंडिकेशंस आ गए हैं, यानी इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर बड़ी वर्ड ब्रेकिंग, फेसबुक सहित कई मीडिया वेबसाइट पर रशिया में नकेल कस दी गई है। रशिया में सोशल मीडिया कई लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और रशियन एम्बेसी ने पुतिन का बयान एक बार फिर से दोहराया है। विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने से यूक्रेन रोक रहा है, ये रशिया का आरोप है। रूसी सेना के कब्जे में बुका शहर आजाद हो गया है, ये यूक्रेन ने दावा किया है। यानी यूक्रेन का दावा यह भी है कि लड़ाई में हम भी कमजोर नहीं हैं। बुका शहर जिस पर रशियन फौज ने कब्जा कर लिया था, हमने उसे आजाद करा लिया है और रशिया फौज के कब्जे से हमने छुड़ा लिया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं हम सुमी शहर का। सुमी शहर जहां पर 600 से ज्यादा भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, वहां से फैजल मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे फैजल का रुक कर लेते हैं, और साथ ही साथ मेरे मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं, और कई डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ में। लेकिन फैजल, सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे ये बताएं, कल भी आपके साथ में बातचीत हो रही थी, अभी ताजा हालात क्या हैं? सुमी में कितने हिंदुस्तानी अभी भी फंसे हुए हैं? इंडियन एम्बेसी के साथ में कोई कॉन्टैक्ट अभी आप लोगों का हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? सर, सबसे पहले क्लियरिफाई कर दूं कि यहाँ सुमी में 900 के आसपास स्टूडेंट हैं, और यहाँ कल रात शाम में बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग हुई है। यहाँ के जो पावर प्लांट है उसको रशियन आर्मी ने उड़ा दिया है। यहाँ पे पानी सप्लाई आप जहाँ पर हैं वहां से पावर प्लांट कितना दूर है फैजल? सर एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एक अप्रोक्स में। फैजल, अपना कैमरा आप जहां पर भी हैं, आप जहां पर भी हैं, क्या अपना कैमरा रोटेट करके आप बाहर की तरफ, खिड़की के बाहर या दरवाजे के बाहर थोड़ा दिखा सकते हैं आप कि अभी क्या चल रहा है, ताकि हम हिंदुस्तानी ये जान पाएं कि आप किन हालातों में हैं, कितने चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? फैजल, लाइव स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं सामने में, मैं विंडोज से व्यू दिखा रहा हूँ। चलिए फैजल, आपके साथ में हमारा संपर्क टूट गया है। हाँ, तस्वीरें दिखाते रहें फैजल, आप दिखाते भी रहें और बताते भी रहें। फैजल, टीवी पर फैजल को दिखाया जाए। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रहा है। इस सिचुएशन में हम कैसे इतना दूर रोमानिया, पोलैंड, हंगरी बॉर्डर पे जा सके? यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, ना बसेस चल रही है, ना रेलवे चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है। फैजल आप रुक जाइए, एक बार फिर से हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कुछ सोल्जर्स हैं और कैसे अपनी गन लिए हुए हेलीकॉप्टर पर अटैक कर रहे हैं। अगर अगली तस्वीर टीम पीसीआर हम दिखा सकें, ये तस्वीर आप देखें, कीव में हथियारों के साथ कैसे सैनिक घुसे हुए हैं। 16 घंटे के बाद फिर से अटैक कर दिया गया है। अपने जो चॉपर्स हैं, चॉपर से ही अपनी गन लहराते हुए ये बता रहे हैं कि हम कब्जा करने के लिए आ गए हैं, कोई रेजिस्ट ना करे, किसी भी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सायरन बजाया जा रहा है 24 घंटे 7 दिन, यानी एक एक पल किस डर के हैं, किस दहशत के हैं, ये कीव के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आपको हम ये दिखाते हैं, चूंकि परमाणु बम की बात हो रही थी ना, आपको एक बार हम ये दिखाते हैं कि अभी किसके पास में पूरी दुनिया में कितने परमाणु बम हैं। एक एक करके अगर आप देखेंगे तो रशिया से हम शुरुआत कर लेते हैं। रशिया के पास में है 5,977 परमाणु बम, अमेरिका के पास 5,428, चाइना के पास 350, फ्रांस के पास में 290 परमाणु बम हैं, यूके के पास में 225, पाकिस्तान के पास में 165, भारत के पास 160 और इजराइल के पास में 90 न्यूक हथियार हैं। यानी ये परमाणु बम का जखीरा है जिन्हें लेकर के अब आगे आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। एक बार फिर से चलते हैं रचना के पास। रचना, ताजा जानकारी क्या है वॉर जोन से? राशि, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, हम ज़पोरिजिया में जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया, हम मैप पर दिखा देते हैं। ये वो एरिया है जहां पर सुबह ब्लास्ट हुआ।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये खेरसौन का एरिया बिल्कुल लगता हुआ यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। खेरसौन जहां पर अभी हाल ही के दिन में ही रूस ने कब्जा कर लिया है। चूंकि आज सुबह से खबर आई और चेरनोबिल की पावर प्लांट की घटना को याद किया जा रहा है, 1986 की खबर, जिससे अभी भी वहां की पीढ़ियां निकल नहीं पाई हैं। इस घटना को याद किया जा रहा है, इस घटना से जोड़कर। और यहां खबर यह भी कि चेरनोबिल में जो एयर स्ट्राइक हुआ है, यानी कि करीब करीब यहां पर चेरनोबिल पड़ेगा, यहां जहां एयर स्ट्राइक हुआ है वहां पर 33 लोगों की मौत हो गई है। रूसी सेना यहीं से लगातार आगे बढ़ रही थी और यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहले धमाका किया गया, यहां लोगों को डराया धमकाया गया, फिर वहां से बाहर निकाला गया। फायर फाइटर्स ने जैसे जैसे आग पर काबू पाया और यहां पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। मैं चाहूंगा कि पूरी डिबेट में आप भी मेरे साथ में रहें और अगर आपका कोई सवाल होता है तो कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी और मेजर मोहम्मद अली शाह से आप सवाल कर सकती हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, कहा यह जा रहा है कि चेरनोबिल जैसा कोई बहुत बड़ा खतरा, यानी 1986 जैसा बड़ा खतरा एक बार फिर से यूक्रेन पर मंडरा रहा है, क्या इस तरह के इंडिकेशंस हैं? मेजर मोहम्मद अली शाह, आपसे सवाल है मेरा। 1986 में चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि रशिया के लिए भी और आसपास के सारे देशों के लिए भी, मजे पूरे यूरोप को मान लीजिए एक तरीके से। तो अगर ये और इसका ये, क्योंकि न्यूक्लियर जहां पे न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं उसको सिक्योर भी करते हैं, क्योंकि मालूम है कि ये खतरनाक, बहुत ही खतरनाक हथियार है। कर्नल टीपी त्यागी, क्या चेरनोबिल 2 जैसा कोई खतरा है? जी नहीं, बहुत सारी जो न्यूज आती है वो मीडिया को जरा ज्यादा ही हाइप कर देता है। अगर आप ध्यान दें तो यूक्रेन के मिनिस्टर ने कहा कि वहां आग लगी, वहां पे बहुत हमला हो गया, और वहीं के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है। एक में बनी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगी और वो बुझा दी गई। वहां किसी किस्म का कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है। एक बात समझ लें, चेरनोबिल में अगर ये अटैक होता, चेरनोबिल में अगर आग लगती, तो वहां के रेडियो एक्टिव कचरे से हो सकता है कि रेडिएशन बाहर आते, लेकिन यहाँ अभी ऐसा नहीं है। आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं रोकता हूँ और एक बार हम टीवी स्क्रीन पर ये दिखाते हैं कि असल में जिस चेरनोबिल की हम बात कर रहे हैं, ये चेरनोबिल में हुआ क्या था। ये जो अभी आपको परमाणु प्लांट नजर आ रहा है, ये तो ज़ेपोरिजिया का परमाणु प्लांट है और जैसा कि रचना ने बताया, ये चेरनोबिल परमाणु प्लांट से चंद कदमों की दूरी पर ही, चंद किलोमीटर की दूरी पर ही, माफ कीजिएगा। चेरनोबिल में हुआ क्या था? यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु प्लांट में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। यह धमाका हुआ था 1986 में और 1986 में कुछ लोगों की गलती की वजह से या कुछ लोगों के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह धमाका हुआ था। 25 अप्रैल 1986 की रात इसकी शुरुआत हुई थी। 25 और 26 अप्रैल की जो दरमियानी रात थी, उस दौरान यह धमाका हुआ और कहा यह जाता है, हालांकि सोवियत संघ ने बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 में एक के बाद एक कई एक्सप्लोजन हुए, कई विस्फोट हुआ और अब तक की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना बताई जाती है पूरी दुनिया की, जिसकी वजह से लाखों लोग काफी दिन तक प्रभावित रहे। करीब 6 लाख से ज्यादा लोग रिहेबिलिटेट किए गए, यानी विस्थापित किए गए, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाए गए। यूक्रेन बेलारूस के 2600 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है ना, ये आज भी इस चेरनोबिल कांड की वजह से वीरान पड़ा है। ये जो लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। सोवियत संघ ने मौत के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन कहा यह जाता है कि आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित रहीं, कई विकलांग हुई, कई दिव्यांग पैदा हुए और सबसे बड़ी बात यह थी कि रेडिएशन की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, लाखों की तादाद में मौत हुई थी। लेकिन उस जमाने में यूएसएसआर ने, यानी सोवियत संघ ने, यह डेटा पूरी तरह से डिस्क्लोज किया नहीं था। एक बार फिर से चलते हैं रचना के पास। रचना, एक मिनट, रचना के पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ गई है। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के 205 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। रशिया यूक्रेन के 31 जंगी जहाज मार गिराए गए हैं। अब तक 50 रेडार स्टेशन ध्वस्त किए गए हैं, यह रशिया ने दावा किया है। यूक्रेनी सेना के 19 कमांड पोस्ट तबाह किए, यह रशिया ने कहा। यूक्रेन के 1612 सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं। 1000 से ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए गए हैं। रशिया ने यह दावा किया है कि हमने कितनी तबाही की है इस वक्त यूक्रेन की सरजमी पर। एक बार फिर से चलते हैं रचना के बाद। रचना,
आप चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बता रही थी, थोड़ा सा हमें ज्योग्राफिया के लिहाज से ये समझाएं, चेरनोबिल और जिस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा हुआ है अभी रशियन फौज का, इन दोनों की दूरी क्या है? और अभी फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है कि रशियन फौज अगर आगे बढ़ रही है, कहां कहां पर रिएक्टर्स हैं, कि कितने तरफ से रूस की सेना को आगे बढ़ना पड़ेगा कब्जा करने के लिए? रचना, अब राशिद, अभी आप हमारे गेस्ट के साथ बात कर रहे थे, उनका कहना यह था कि मीडिया हाइपोथेटिकल तरीके से सोचता है या फिर उन खबरों को रखता है, लेकिन उनसे यह भी पूछना चाहिए कि अगर यहां पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है तो उसके मतलब और मायने है क्या? वो भी चेरनोबिल की घटना को याद करते हुए पूरा यूरोप जब इस वक्त संकट से गुजर रहा है, या फिर ये कहिए कि टेंशन में है। बोरिस जॉनसन या फिर जो बाइडेन अगर बात कर रहे हैं, अगर फिक्रमंद है, पूरे यूरोप में इस खबर के बाद कान खड़े जरूर हो गए हैं, क्योंकि रूसी सेना, पुतिन इस वक्त किस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं और किस तरीके के फैसलों के बाद रूसी सेना को नरसंहार तक का उन्होंने ऑर्डर दे दिया, इसके बाद ये खबर फिक्र को बढ़ाती है। यहां जहां पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, हमें यह समझना होगा कि खेरसॉन, जहां पर अभी हाल फिलहाल में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, क्रीमिया जो कि पहले से रूसी सेना के कब्जे में है, ओडेसा, हमें चूंकि भारत के लिहाज से भी हर खबर पर नजर रखनी है, ओडिशा जहां पर बहुत से भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, ये ब्लैक सी का वो एरिया आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, जहां से क्योंकि हम कह रहे हैं जल थल नभ तीनों ही तरीके से रूसी सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। मतलब यहां पर भी रूसी सेना स्ट्रांग है, यहां पर पहले से कब्जा है, यहां खेरसॉन में कब्जा हो चुका है, और इसके बाद फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना मतलब साफ है कि धीरे धीरे यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। दिखा रही है रचना, आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट को जहां पर तबाह किया गया है, इसके आसपास का जो ज्योग्राफिया है और कितने मुल्क लगते हैं और कितने मुल्क अभी फिलहाल के लिए रूस के साथ में हैं, ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर आप पूर्वी हिस्से के ठीक ऑपोजिट देखेंगे ना, तो फिर पश्चिम की तरफ में आ जाता है बेलारूस, जो कि रूस का बहुत बड़ा साथी है। पोलैंड की तरफ से, स्लोव की तरफ से, हंगरी और रोमानिया की तरफ से निकाले जाने की कोशिश की जा रही है, जितने भी विस्थापित हैं। लेकिन बीच में जो लीव का इलाका, जहां पर आपको बम फूटता हुआ वर्चुअली नजर आ रहा है, ये लीव का इलाका, यहां पर कई अलग अलग मुल्कों के लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपने एयरफोर्स के जरिए या फिर रिहेबिलिटेशन करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह, यानी पोलैंड, हंगरी या रोमानिया की तरफ निकलना चाहते हैं। फिर अगर आप इधर आ जाते हैं, जहां आपको चेरनोबिल के ठीक नीचे ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट नजर आ रहा है, ये मारियोपोल, बडियांस्क और खिरसान के पास में है। अगर ये तीन इलाके आप देखेंगे ना, तो ये पूर्वी हिस्सा आ जाता है, यानी पूर्वी यूक्रेन से बहुत ज्यादा दूर ये न्यूक्लियर प्लांट नहीं है। और फिर उसके बाद दक्षिण हिस्से की तरफ अगर आप निकल जाते हैं, जहां बेलारूस का बॉर्डर आता है, यानी खार्किव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चेरनोबिल पावर प्लांट आपको नजर आ रहा है, यानी चेरनोबिल से ज़ेपोरिज़िया की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। और जो ज़ेपोरिज़िया है, ये क्रीमिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्रीमिया जिसे 2014 में आजाद कराया था रशिया ने, यानी क्रीमिया, खिरसन, बडियांस्क, मारियोपोल, खार्किव, इन सभी से घिरा हुआ इलाका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशियन कब्जे का मतलब यह है, रूस का यह दावा है कि कभी भी न्यूक अटैक कर सकता था यूक्रेन, और यूक्रेन यह कह रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए बड़ा हमला कर सकता है रूस। तो फिर ऐसे में क्या होगा? सीधे हम चलते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में। मेजर मोहम्मद अली शाह, अब हमें यह बताएं, हमें यह समझाएं कि पुतिन की जिद आखिरकार कहां पर आकर के रुकेगी? मेजर मोहम्मद अली शाह जी, मैं इससे पहले मैं अपना प्रीवियस बात में आपने कंप्लीट नहीं करने दिया राशिद भाई। मैं ये कह रहा था कि अगर, जैसे कि साहब ने बताया, सर ने बताया, मेरे सीनियर ने, वहां पे अगर वो पावर प्लांट ब्लास्ट होता तब जाके वो इम्पैक्ट होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसके लिए वहां पे अभी इतना वो डेंजरस ऐसी वाली बात नहीं है। अब ना दूसरी बात कि भाई पुतिन तक की ये जिद कहां जाके रुकेगी, अब ये बात मैं भी नहीं जानता। पुतिन जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, आर्मी में स्पाई थे, खुफिया थे, उनकी वाइफ उनके बारे में नहीं जानती कि भाई इनके माइंड में चल क्या रहा है, कोई नहीं कह सकता इस टाइम पे। लेकिन जी हाँ, रशिया जो कर रहा है, अपनी तो खबर खोद रहा है, साथ में लेके और लोगों को भी डूबे जाएगा। यूक्रेन इस टाइम पे मैं बहुत खिलाफ था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लड़ रहे हैं, सिविल हथियार बांट रहे हैं और वो खुद डूबने जाने वाले हैं। लेकिन मैं दाग देता हूं यूक्रेन के लोगों को कि वो बहादुरी से वापस मुंह तो जवाब दे रहे हैं रूस का। ठीक है। अब ये रूस क्योंकि कीव पे कब्जा नहीं करना चाहता, केवल नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेजर शाह एक बात जरा सा ज़ेलेंस्की को सुने आप। वो ज़ेलेंस्की जो ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत करनी है ना पुतिन, आगे तो आओ, हमसे डरते हो क्या? ज़ेलेंस्की ये भी कहते हैं 10 मीटर के फासले पर मत बैठना, जैसा बाकियों के साथ में बैठते हो, मैं कोई काट नहीं खाऊंगा, मेरे साथ आओ, आकर के बात करो। ज़ेलेंस्की हैं कि उनका ताव कम नहीं हो रहा, ज़ेलेंस्की की ठसक कम होने का नाम नहीं ले रही, आखिरकार क्यों? एक बार सुनिए आप, ज़ेलेंस्की का एक एक अल्फाज चंद घंटे पहले का पुतिन के लिए साफ इशारा है।
Информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Ми до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. आपने जेलेंस्की को सुना कैसे बिल्कुल दो टूक कह दिया है पुतिन को कि आइए आकर के बातचीत की मेज पर बैठे। इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है रशिया यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, कीव में हिंदुस्तानी छात्र गोली लगने से घायल हुआ है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया और कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। रास्ते में ही छात्र को वापस कीव ले जाया गया है और ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यह है, भारत सरकार की तरफ से जनरल वीके सिंह ने कहा है कि हम छात्रों की सुरक्षित घर वापसी कराएं। खार्किव के अंदर एक दो बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल आए। जनरल वीके सिंह को आपने सुना, लेकिन तस्वीरें और भी आ रही हैं। तबाही की तस्वीरें हैं, बर्बादी की हैं, जिसमें आंसू है, जिसमें खून है और जिसमें रशियन फौज का रक्त चरित्र है। एक ऐसा रक्त चरित्र सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितनों की मौत हो रही है पता नहीं चल पा रहा। यूएनएचआरसी क्या कर रहा है कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। जो बाइडेन कहते हैं सैंक्शंस लगा देंगे, नाटो कहता है सैंक्शंस लगा देंगे, ब्रिटेन कहता है सैंक्शंस लगा देंगे, फ्रांस कहता है सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन क्या इतने प्रतिबंध भर से रशिया रुकेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। 9 दिन जंग के पूरे हो चले हैं, 10वें दिन क्या होने वाला है? एक छोटा सा ब्रेक।